बेसिक पैरामीटर्स का ये मतलब हुआ कि क्या क्या बेसिक टूल्स है ना, क्या क्या बेसिक टूल्स हैं जो चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी है। मैं ये बता रहा था कि बेसिक पैरामीटर का मतलब होता है बेसिक टूल्स जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जरूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए स्टार्ट होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट हो गया, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, तब फोर्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बेसिक टूल्स है 4-5 हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे। उसी में आता है डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी दो कैटेगरी है, एक एवरेज वेलोसिटी है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फिर स्पीड है, उसमें भी एवरेज स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। 9th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा है स्पीड या वेलोसिटी, उसमें उसमें भी एवरेज, इंस्टेंटेनियस ये सब बताया गया। और कहीं पे भी सिर्फ स्पीड या वेलोसिटी लिखा हुआ है और कुछ मेंशन नहीं है एवरेज या इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब दो पॉइंट के बीच में, दो टाइम इंटरवल के बीच, और इंस्टेंटेनियस होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये सब आगे आएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। सबसे पहला पैरामीटर जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement. It is the shortest distance between two points. ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज a vehicle is moving on this curved path. इस तरीके के कर्व्ड पाथ पे a particle or a vehicle is moving. इसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और यहाँ पे ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। एक पोजीशन वेक्टर होता है, पार्टिकल के पोजीशन को बताने वाला वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वो यहाँ पे बता दे रहे हैं आप कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। A vector which determines position of a particle or a body. Suppose ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है and a particle is traveling on this path. ऐसे जा रहा है, किसी इंस्टेंट पे वो पॉइंट पी पे है t1 टाइम इंटरवल पे, थोड़ी देर के बाद वो पॉइंट क्यू पे है t2 टाइम इंटरवल पे, यहाँ ओरिजिन है। A particle is traveling over this path. So at time t1, particle is at point P, then position vector is simply the vector joining origin and the given point and directed from origin towards the given. ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर R1। सिमिलरली t2 टाइम पे अगर पोजीशन वेक्टर पूछा जाएगा तो इसको इससे मिला दीजिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर R2। R1 वेक्टर क्या बता रहा है? R1 वेक्टर बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1। R2 वेक्टर क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t2। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे। सपोज एट एनी टाइम t पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A एट टाइम t, उस समय इसका पोजीशन वेक्टर है R1। सेम चीज जो यहाँ है वही चीज वहां भी, ओरिजिन यहाँ पे यहाँ था, यहाँ ओरिजिन यहाँ। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल इज एट पॉइंट P आफ्टर टाइम डेल्टा t। पॉइंट ए से चलना चालू किया, दिस इज द कर्व्ड पाथ।
इधर से चलते हुए आया, when it is at point A at time t, position vector is r1 and it is following this curved path. After some time delta t, particle is at point B, तो उस समय का पोजीशन वेक्टर r2. This is r2 vector after time delta t. t टाइम पे पॉइंट ए पे है और t प्लस डेल्टा टी पे पॉइंट बी पे है, तो a से b तक जाने का टाइम इंटरवल जो है दैट इज डेल्टा टी. डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाएगा, आप सब लोग आसानी से बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ए बी वेक्टर जो यहाँ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in time interval delta t. डेल्टा टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ए बी वेक्टर, और इसमें अगर ट्रायंगल लॉ लगा दिया जाए, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, जो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा, ट्रायंगल लॉ में ये पढ़े थे कि दिस वेक्टर r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर that is equal to this vector r2 vector. r1 वेक्टर r2 वेक्टर क्या है यहाँ, वहां पे हम लोगों ने t1 के बदले क्या रखा है t, और t2 के बदले क्या रखा है t प्लस डेल्टा टी. अगर t1 को t मान लें और t2 को t प्लस डेल्टा टी मान लें तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं, सेम चीज. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया AB इक्वल्स r2 माइनस r1. तो नाउ ऑनवर्ड्स ये फॉर्मूला हो गया. डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. इस फॉर्मूले की हम लोगों को आगे भी जरूरत पड़ेगी. नाउ ऑनवर्ड्स अब आप लोगों को याद रखना कि फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है और इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, दोनों का डिफरेंस अगर ले लिया देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ए बी वेक्टर. लेट अस अज्यूम इट डेल्टा आर, इसको मैं डेल्टा आर मान रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया डेल्टा आर. आप लोगों ने सही बताया. एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज दिस वन, डेल्टा एस बोल रहे हैं. कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए डेल्टा एस को मैंने एक्चुअल डिस्टेंस माना ये वाला, और डेल्टा आर को माना डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेट डेल्टा एस इक्वल्स एक्चुअल डिस्टेंस traveled by particle in time interval delta t, and delta r जो है displacement of particle in time interval delta. और जैसा आप लोगों ने अभी बताया, यहाँ नोट में डाल दे रहे हैं, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड जो है कभी भी डेल्टा एस से बड़ा नहीं हो सकता. इट इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा एस. ये लेंथ जो है डेल्टा एस से हमेशा छोटा ही रहेगा. एंड इफ मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन ये दोनों इक्वल भी हो जाएगा.
एक बात का ध्यान रखना है कि एवरेज हमेशा 2 पॉइंट के बीच में या किसी टाइम इंटरवल में मिलेगा। पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया और बी तक गया, तो ए और बी के बीच में एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई और कितना टाइम इंटरवल है, दोनों का रेशियो। मतलब दोनों ही, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही रेशियो से डिसाइड होता है। एवरेज स्पीड को आप बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, और एवरेज वेलोसिटी को बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड, या तो ऐसे लिखें वर्ड्स में, या फिर स्पीड को लिख के ऐसा सिंबल यूज करते हैं। दिस सिंबल इज यूज फॉर एवरेज। किसी भी क्वांटिटी के सामने ऐसा सिंबल आप लगा देंगे, उसका मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बाय टोटल टाइम टेकन बाय इट। तो ये हो गया, टोटल डिस्टेंस है डेल्टा एस और टाइम लगा है डेल्टा टी। देयरफॉर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस बाय टोटल टाइम डेल्टा। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, v लिख के ऐसा एवरेज सिंबल यूज कर सकते हैं, या v लिख के इस तरह का सिंबल यूज कर सकते हैं। ये तीनों नोटेशन, तीनों तरीके हैं लिखने के। आप ऐसा वर्ड्स में लिखो, v लिख के नीचे एवरेज लिख दो, या इस तरह के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सबका मतलब एक ही है। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा, टोटल टाइम है डेल्टा टी। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, एवरेज स्पीड भी जो हम लोगों ने लिखा है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, दिस इज डेल्टा आर बाय डेल्टा। तो यहां से साफ पता चल रहा है ये डिस्टेंस बाय टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बाय टाइम स्केलर। तो ये एवरेज स्पीड जो है प्योरली स्केलर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी बाय टाइम इंटरवल स्केलर, तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज स्पीड इज स्केलर एंड एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर। और इधर वाला है एवरेज स्पीड, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज एवरेज स्पीड, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी मॉडुलस यानी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। सर यहाँ पे बात ये हो रही थी कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी का मॉडुलस है, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं v average modulus between 2 points A and B is always less than equal to average speed between points A and A और B पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और A और B पॉइंट के बीच में एवरेज स्पीड में यही रिलेशन, एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। और ऐसा कर सकते हैं, कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एवरेज वेलोसिटी मॉडुलस बिटवीन ए एंड बी divided by average speed between the same 2 points, this quantity will be less than equal to 1. You can see, समझ में आ रहा है कि नहीं? According to question, radius is 2 meter and a particle is moving with constant speed over this. जब वो A से B पे पहुंचा तो एवरेज स्पीड, इस बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताना, और फिर A से C गया तो अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फिर A से D पे पहुंच गया ऐसे घूम के तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, A से D गया तब भी बताना है, 3 बार निकालना है। A से B गया तो A to C गया तब, और A to D गया तब। आपको ये एज्यूम करना है, एज्यूम
particle is at point A at t equals 0. जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन चालू किया तो आपको एज्यूम करना है कि पॉइंट ए पे दिखा पार्टिकल और ऐसे लगातार चलता है। तो ए से बी जाने में क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया, ए से सी जाने में कितना आया, एंड सो ऑन। अभी देखिए आप लोग इसको कैसे करना है, बहुत आसान सवाल है। इस डायग्राम में रेडियस दे रखा है 2 मीटर और पूरा एक रोटेशन का टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। तो टाइम ए से बी जाने में टाइम लगेगा 1/4, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रही है। 1/4 यानी 20/4, सो इट इज 5 सेकेंड। ए से सी तक जाने का टाइम होगा 10 सेकेंड और ए से डी तक जाने का टाइम होगा 15 सेकेंड। तो ये टाइम इंटरवल सबका अलग अलग आएगा, आपको वो ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ए से बी तक जाने में डिस्टेंस तो ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू होती है r√2, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बिटवीन ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट r√2 बाय टाइम टेकन TAB। r है 2 और टाइम है 5 सेकेंड, so 2√2 by 5 meter per second. This is the answer of first part, A से B तक का। Similarly, average velocity between A to C, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो A to C में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी R, ये भी R, 2R हो गया डिस्प्लेसमेंट। 2 times R by time taken for AC, तो 2 into 5, टाइम AC का है 10 सेकेंड, तो 10/10, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी है। Then A to D एवरेज वेलोसिटी, तो ए से ऐसे चलते चलते डी पे आ गया, तो